विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा 7 स्टार चैप्टर चल रहा था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में काफी कुछ मैं बता चुका हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा, एक तो अशोक द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार कर रहे हैं, दूसरा मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति और मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले अशोक द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों में बता दूं मैं कि अशोक ने चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित प्रशासनिक संरचना के तहत कुछ परिस्थिति के अनुरूप और उद्देश्यपरक सुधार करके शासन संचालित किया। मेंस में जब आप इस तरह की भाषा लिखते हैं तो आप अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं अपने लेखन पर, और जो आपके मूल्यांकन करने वाले होते हैं वो आपको अच्छे नंबर देते हैं। तो अशोक ने चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित प्रशासनिक संरचना के तहत ही कुछ परिस्थिति के अनुरूप और उद्देश्यपरक सुधार कर शासन संचालित किया। अशोक अपनी प्रजा का भौतिक उत्थान के साथ साथ नैतिक उत्थान भी चाहता था, जिसके लिए उसने धम्म का विधान किया। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, भौतिक उत्थान और नैतिक उत्थान, ये दो शब्द याद करने हैं आपने, ठीक है। भौतिक उत्थान और नैतिक उत्थान, जिसके लिए उसने धम्म का विधान किया। इस धम्म को प्रजा तक पहुंचाने के लिए उसने कुछ नए पदाधिकारियों को नियुक्त किया, जैसे धम्म महामात्र। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में की। एक तो आपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में की ये याद रखना है, दूसरा आपने ये याद रखना है कि ये किस अभिलेख में कहा है उसने, क्या उसके कौन से शिलालेख में है। तो 5वें शिलालेख में है धम्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान किए हैं अशोक ने, वो किसमें है, 5वें शिलालेख में है। और अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष उसने क्या किया, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। उसका प्रमुख कार्य विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय बनाए रखना था, धम्म के लिए प्राप्त दान का प्रबंधन करना था, और किसी को अनावश्यक दंड या यातना ना मिले ये भी ध्यान रखना था। धम्म महामात्रों का कार्य क्या था, तो सबसे पहला काम था विभिन्न संप्रदायों के बीच में समन्वय बनाए रखना, विभिन्न संप्रदायों के बीच में समन्वय बनाए रखना। दूसरा काम था धम्म के लिए प्राप्त दान का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। और तीसरा, किसी को अनावश्यक दंड या यातना ना मिले, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर स्त्रीध्यक्ष, इत्तिजिक महामात्र भी बोलते हैं पाली भाषा में, स्त्रीध्यक्ष, इनका प्रमुख कार्य महिलाओं के नैतिक आचरण की देखभाल करना और अंतःपुर तथा महिलाओं में धम्म प्रचार करना था। अंतःपुर बोलते हैं कि सम्राट का या राजा का क्या होता है, एक अंतःपुर होता है जहां अनेक महिलाएं क्या करती हैं, निवास करती हैं। तो अंतःपुर और महिलाओं में धम्म प्रचार करना, ठीक है। अगला ब्रजभूमिक, यह गोपों और पशुओं की देखभाल से संबंधित था। ब्रजभूमिक का संबंध किससे था, पशुओं की देखभाल और गोप मतलब पशुचारक जो होते हैं, पशु चराने वाले, पालने वाले। अगला अंता महामात्र, यह सीमावर्ती प्रदेशों में धम्म प्रचार के लिए नियुक्त किए गए थे। अंता महामात्र कहाँ नियुक्त किए गए, सीमावर्ती प्रदेशों में। और क्यों नियुक्त किए गए, धम्म प्रचार के लिए नियुक्त किए गए। अशोक अपने तीसरे शिलालेख में कहता है कि उसने युक्त राज्युक और प्रादेशिक, या उल्टा बोल सकते हैं आप, प्रादेशिक सबसे बड़ा है इनमें, उसके नीचे राज्युक है और उससे छोटा युक्त नामक अधिकारियों को पंचवर्षीय दौरा करने का आदेश दिया। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ये जो पंचवर्षीय दौरा था ये क्या कहलाता था, तो आंसर अनुसंयान कहलाता था। क्या कहलाता था, पंचवर्षीय दौरा अनुसंयान। युक्त राज्युक और प्रादेशिक, ये सरकारी कर्मचारी थे जिसमें वे प्रशासकीय कार्यों के साथ साथ धम्म प्रचार करते थे। प्रादेशिक और राज्युक अपने कार्यों में युक्त नामक अधीनस्थ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करते थे। प्रादेशिक और राज्युक क्या करते थे, अपने कार्यों में युक्त नामक अधीनस्थ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करते थे। अशोक के सबसे महत्वपूर्ण सुधार जो थे वो न्यायिक क्षेत्र में थे। धौली और जौगढ़ के पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक नगर व्यवहारिकों को आदेश देता है कि वे बिना समुचित कारण के किसी को यातना या दंड ना दें। वह उन्हें निष्पक्ष होकर न्याय करने को कहता है। क्या कहता है, मतलब इम्पार्शियल होकर न्याय करने को कहता है, निष्पक्ष होकर न्याय करने को कहता है। अशोक ने न्याय में दंड समता और व्यवहार समता स्थापित किया। इसका उल्लेख वो चौथे स्तंभ लेख में करता है। फिर यहां से इंपॉर्टेंट हो गया, पूछेगा आपसे क्वेश्चन, दंड समता और व्यवहार समता का उल्लेख कौन से स्तंभ लेख में करता है, आंसर चौथे स्तंभ लेख में करता है। उसने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष राज्युकों को न्यायिक अनुसंधान और दंड से में स्वतंत्र कर दिया। अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में राज्युकों को न्यायिक अनुसंधान
और दंड में स्वतंत्र कर दिया। अशोक ने दंड विधान को उदार बनाने का प्रयास किया। मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी ताकि वह अपने अपराध पर पश्चाताप कर सके और पारलौकिक जीवन सुखमय बना सके। इस मोहलत काल में उसके परिजन दंड को कम कराने के लिए राजुक के समक्ष आवेदन कर सकते थे। क्या कर सकते थे? राजुक के समक्ष आवेदन कर सकते थे, है ना। आज भी है, राष्ट्रपति के पास होती है क्षमादान की शक्ति। तो आर्टिकल 72 में है, किसमें है? आर्टिकल 72 में, ठीक है। तो उस समय में, मौर्य काल में, बिफोर क्राइस्ट में मोहलत दी जाती थी। राजुक के समक्ष आवेदन कर सकते थे परिजन दंड को कम करने के लिए, क्षमादान मांग सकते थे। 5वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि धम्म महामात्य कैद की सजा पाए व्यक्तियों का निरीक्षण करते थे, अकारण दंड मिलने पर मुक्त कर देते थे। अपराधी का परिवार बड़ा होता था तो उसको धन देते थे। यदि अपराधी अधिक वृद्ध होता था तो उसे मुक्त कर देते थे। यदि अपराधी अधिक वृद्ध होता था तो उसे मुक्त कर देते थे। महामात्य प्रति 5वें वर्ष न्यायाधीशों के कार्यों की जांच के लिए जाते थे। महामात्य प्रति 5वें वर्ष न्यायाधीशों के कार्यों को जांच करने के लिए जाते थे। इतना समझ में आ गया? कुछ और चीजें बता देता हूं मैं। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ये उत्तराखंड पीसेस का क्वेश्चन है। उत्तराखंड पीसेस वालों ने पूछा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने कि उदरदास कौन सा दास था। तो उदरदास हो गया पेट का दास। अर्थशास्त्र में पहले तो एक क्वेश्चन ये बनता है कितने प्रकार के दासों का उल्लेख है? 9 प्रकार के। उसमें से भी क्वेश्चन पूछा उन्होंने उदरदास कौन था, तो पेट के लिए जो दास बनता था पेट का दास। दूसरा दास जो होता था वो दंड प्रणीत, यानी दंड के प्रतिफल में बनाया गया दास। दंड के प्रतिफल में बनाया गया दास क्या कहलाता था? दंड प्रणीत कहलाता था। एक होता था ध्वजाहृत दास, यानी युद्ध विजित दास। युद्ध में जो जिस पर विजय प्राप्त कर ली उसके जो सैनिक वैनिक होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? दास हो जाएंगे, तो उनको बोलते थे ध्वजाहृत दास। एक होता था गृहजात, दासी उत्पन्न दास। दासी से जो उत्पन्न है वो दास क्या कहलाता था? गृहजात दास। एक होता था दायागत। दायागत मतलब वंशानुगत दास। दायागत दास मतलब वंशानुगत। एक होता था लब्ध, यानी दान में प्राप्त दास। पहले दान भी होता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलती थी, मानव की खरीद फरोख्त बेचते थे मानव को, तो लब्ध मतलब दान में प्राप्त दास। अगला होता था क्रीत। क्रीत मतलब क्रय द्वारा प्राप्त दास, जिसको खरीदा गया हो, जिसको खरीदा गया हो। ऐसे ही आत्म विक्रयी दास। आत्म विक्रयी दास जो अपने आप को बेच रहा हो। अगला अहितक, यानी ऋण के धरोहर के रूप में प्राप्त दास। ऋण के धरोहर में प्राप्त दास। पहले क्या करते थे पापा, जो पिता लोग होते थे वो अपने बेटे को क्या करते थे? धरोहर के रूप में रखते थे, ऋण लेते थे। बोलते थे जब मैं ऋण चुका दूंगा तब मैं अपने बालक को क्या करूंगा, तब तक वो दास बना रहता था। तो वो क्या हो गया? अहितक। क्या हो गया? अहितक। ऐसे ही कुछ पॉइंट और बता रहा हूं। धात्र, उपचारिका, परिचारिका और बंधकी संज्ञक जो है वो स्त्री दासों का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र में बोला गया है, स्त्री दासों का उल्लेख किया है, तो उनके लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया चाणक्य ने, कौटिल्य ने? धात्री, उपचारिका, परिचारिका, बंधकी संज्ञक। बंधकी क्या? बंधकी। परिचारिका। परिचारिका शब्द तो अभी भी प्रयोग करते हैं हम, है ना। अगला, अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखक जो है आनेसिक्रेटस, ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये यहां से क्वेश्चन बना है कि कौन सा यूनानी लेखक भारत के उत्तर पश्चिमी यानी पंजाब में योद्धाओं की पत्नी, यानी खासकर कठ जाति की जो महिलाएं हैं उनके सती होने का उल्लेख करता है? तो आंसर आनेसिक्रेटस। मैंने बताया था आपको, जब अलेक्जेंडर का जब आक्रमण हुआ तो कुछ लोगों ने तो अपनी स्त्रियों और बच्चों को जलाया और उसके बाद फिर क्या किया? युद्ध किया, और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। स्त्रियों और बच्चों को क्यों जलाया? ताकि वो इनके हाथ ना लगे, क्योंकि उनको पता था कि फिर कैसा मलेच्छ हैं, बड़ा क्रूर व्यवहार करते हैं दासों के साथ। कई जगह तो फिर स्त्रियां बच्चे सब लड़े किससे? अलेक्जेंडर से। सोचो ना कैसा समय रहा होगा, है ना। तो आनेसिक्रेटस और स्ट्रैबो कहते हैं, दो नाम याद रखना है आपने। आनेसिक्रेटस और स्ट्रैबो ने भारत के उत्तर पश्चिमी पंजाब में योद्धाओं की पत्नियों, खासकर कठ जाति की जो क्या है, कठ जाति के जो योद्धा हैं उनकी पत्नियों के सती होने का उल्लेख किया है। अगला,
समाज में अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था, इंटरकास्ट मैरिजेस थी, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। उच्च जाति के व्यक्ति को अपनी नीची जाति में जो विवाह होता था उसको बोलते थे अनुलोम विवाह, और उच्च जातीय कन्या का निम्न जातीय वर्ग के साथ जो विवाह होता था उसको बोलते थे प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम प्रतिलोम ये भी यूपीएससी के क्वेश्चन रहे हैं। अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की महिला, और अगर उल्टा हो गया निम्न जाति का पुरुष और उच्च जाति की महिला, तो समझ लीजिए उस विवाह को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम विवाह। इसके एग्जाम्पल भी याद करने पड़ते हैं एंशिएंट में। जब हम प्राचीन काल में पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ, तो किस प्रकार का विवाह है ये। तो राजा ययाति जो हो गया वो द्वितीय वर्ण में आ गया, द्वितीय वर्ण मतलब, और जो राजा जो गुरु शुक्राचार्य हैं वो ब्राह्मण हो गए, वो क्या हो गए, तो यानी सेकंड नंबर पे जो मैंने आपको बताया प्रतिलोम विवाह, यानी निम्न जातीय पुरुष उच्च जातीय महिला। उच्च जातीय महिला क्यों, क्योंकि शुक्राचार्य की पुत्री है, और निम्न जातीय पुरुष क्यों, क्योंकि वो क्या है, क्षत्रिय है। इतना समझ में आ गया। तो प्रतिलोम विवाह ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो एक एग्जाम्पल देंगे और फिर क्या करेंगे, पूछेंगे किस प्रकार का विवाह था। तो इंटरकास्ट मैरिजेस पर याद रखना अनुलोम और प्रतिलोम, और याद रखना आसान है, पुरुष को पहले रखिए महिला को बाद में रखिए। उच्च जाति पुरुष निम्न जाति महिला, तो तब क्या हो गया अनुलोम विवाह, और वो पुरुष को वहीं पे रखना है, फिर उस पर निम्न लगाना, निम्न जातीय पुरुष उच्च जातीय महिला, तो फिर हो गया प्रतिलोम विवाह। समझ में आ गया, ठीक है। अर्थशास्त्र में शूद्र को आर्य कहा गया है और उसे मलेच्छ से भिन्न माना गया है। मलेच्छ से, देखो मलेच्छ तो वैसे भी उनको कहा जाता है इस देश में जो गौमांस खाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, मलेच्छ। गौमांस खाने वाला कोई भी हो, यानी यूनानी भी जो थे वो खाते थे, गौमांस खाते थे। तो क्योंकि इस देश में गाय को सबसे पवित्र पशु माना गया है, तो जो भी गाय खाएगा वो मलेच्छ है, ठीक है। तो शूद्र को आर्य कहा गया है, उन्हें मलेच्छ से भिन्न माना गया है। उन्होंने कहा शूद्र जो है वो आर्य में ही चौथा वर्ण है। क्या है, अरे रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट जब आता है ना मॉडर्न में भी, तो गांधी क्यों लड़ते हैं, उपवास क्यों करते हैं, गांधी और अंबेडकर के बीच में पैक्ट क्यों होता है, वो समझ जाते हैं गांधी की भाई ये हमारे वर्ण व्यवस्था में हमारे लोगों को, पहले इन्होंने मुस्लिमों को अलग किया 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल देके, अब ये क्या कर रहे हैं कि हमारे में जातियों में क्या कर रहे हैं, विभेद उत्पन्न कर रहे हैं। तब गांधी ने अनशन किया था, तब अंबेडकर के साथ पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट जिसको बोलते हैं। समझ में आया। और ये चलता रहता है देश के अंदर तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, प्रहार किया जाता है जाति पर, है ना। चलो जी, तो शूद्र को आर्य कहा गया है और उसे मलेच्छ से भिन्न माना गया है। इसी ग्रंथ में 15 मिश्रित जातियों का भी उल्लेख हुआ है। इन्हें अंतःवासिन कहा गया है। इनकी उत्पत्ति अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के कारण हुई। इन जातियों में जो प्रमुख थे वो अंबस्ट थे, निषाद थे, पारशव थे, रथकार थे, वैदेहक थे, मागध थे, सूत थे, चांडाल थे, स्वापक थे। क्या क्या, चांडाल, स्वापक, ये सब इसमें आते थे। इसका मतलब प्रथाएं तो थी, लेकिन दंडित करने का तरीका भी क्या था, मतलब अगर प्रतिलोम विवाह हो गया या अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान हो गई, तो यानी वो चांडाल बनेंगे। तब वो कहां शमशान में क्या करेंगे, काम करेंगे। समझ में आ रहा है आपके, यानी सजा, मतलब सजा जो है वो किसको मिल रही है, पीढ़ी को मिल रही है जिनको पता ही नहीं कि हम कहां पैदा हुए और क्यों पैदा हुए। नहीं आया समझ में। मौर्यकालीन समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। लड़कों के लिए वयस्कता की आयु 16 वर्ष और कन्याओं के लिए 12 वर्ष थी। यानी 12 वर्ष की कन्या वयस्क मानी जाती थी और लड़का 16 वर्ष का लड़का जो है वो वयस्क माना जाता था मौर्यकाल में, ठीक है। मेगस्थनीज ने कहा है कि भारतीय मितव्ययी और उच्च नैतिक आचरण वाले होते थे। वे सत्य एवं गुणों का समान रूप से आदर करते थे। तो मेगस्थनीज इतनी बड़ी बात कह रहा है। मितव्ययी, मितव्ययी मतलब कम खर्चा करने वाले, कम खर्चा करने वाले। एक एक्स्ट्रावेगेंट होता है वो ज्यादा खर्चा करता है, एक क्या होता है कम खर्चा करने वाले, है ना। मितव्ययी थे, उच्च नैतिक आचरण वाले होते थे। यानी यूनानी बता रहा है हमें कि भारतीय जो थे वो उच्च नैतिक आचरण, यानी मॉरल वैल्यूज बहुत उच्च थी। क्या थी, अरे यार ताले नहीं लगते थे, यही समझ लो ना यहाँ से कि चोरियां नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी,
क्योंकि लोग पाप और पुण्य पर भेद समझते थे। तो उच्च नैतिक आचरण वाले होते थे, सत्य एवं गुणों का समान रूप से आदर करते थे। स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन किया है। स्ट्रैबो लिखता है कि चाणक्य को, मतलब ऐसा तो नहीं लिखता है पर मैं बता रहा हूं, कौटिल्य को पुरुष अंगरक्षकों पर भरोसा नहीं था। उसने अपने राजा के लिए महिला अंगरक्षिकाएं नियुक्त की, जिनको समरानुरागिनी कहते थे। क्या कहते थे? समरानुरागिनी कहते थे। और ये महिलाएं राजप्रासाद में चंद्रगुप्त मौर्य एक कमरे में एक दिन रहता था, दूसरे दिन उस कमरे में नहीं रहता था। इसका मतलब इतना खतरा था चंद्रगुप्त मौर्य को भी, उसकी सुरक्षा ऐसे की जाती थी। कैसे? हाँ, सेम रूम में कभी नहीं रहते थे। लकड़ी का महल था चंद्रगुप्त मौर्य का, जो प्रासाद था, सुगाड्डम कहा गया उसको, है ना। तो लकड़ी का महल था और उसके साथ जो अंगरक्षिकाएं थी वो महिला अंगरक्षिकाएं थी। अगला, मौर्य काल में मनोविनोद के अनेक साधन थे। नट, नर्तक, गायक, चारण, विदूषक, वाग्जीवक यानी विविध प्रकार की आवाजें निकालने वाले, प्लवक यानी रस्सी पर चलने वाले, सौभिक यानी मदारी, कुशीलव यानी तमाशा करने वाले, कुहक मतलब जादूगर, रंगोपजीवी मतलब रंगमंचक, प्रवहन मतलब सामूहिक समारोह, ये विविध प्रकार के मनोरंजन किया करते थे। तो उस जमाने के मनोरंजन क्या थे? अभी का मनोरंजन क्या है? अभी का मनोरंजन है टीवी देखना। टीवी भी कहाँ देख रहे लोग? मोबाइल, रील्स देखना, है ना। और रील्स देखते देखते क्या पूरी रात गुजार देना, है ना। तो हाँ जी, सीरीज देखना, वेब सीरीज देखना, और क्या, और बताइए, पार्टियों में जाना, ठीक। लेकिन पहले के जो थे वो क्या थे? नट थे, नट, नर्तक थे, नर्तक, गायक थे, चारण थे। चारण बोलते हैं जो प्रशंसा में क्या करते हैं? बड़ा चढ़ाकर, हाँ, प्रशस्ति। विदूषक थे, वाग्जीवक थे, विविध प्रकार की आवाज निकालने वाले जो होते हैं उनको वाग्जीवक कहा जाता है, ठीक है। प्लवक, रस्सी पर चलने वाले प्लवक। सौभिक मतलब मदारी, कुशीलो मतलब तमाशा करने वाले, कुहक मतलब जादूगर, जादूगर तब भी थे भाई। रंगोपजीवी मतलब रंगमंचक, रंगमंच में जो क्या करते थे। अच्छा, ये भी बता दूं, पहले हमारे यहाँ जो नाटक होते थे उनमें पर्दा नहीं गिरता था, मतलब सीधे नाटक होता था, मतलब जैसे कि स्टेज है उस पर नाटक हो रहा है। तो हमें यूनानियों ने सिखाया पर्दा गिराना और उठाना। रामलीला के पर्दे देखे होंगे आपने, ऐसा कलर कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं दिखा होगा जैसे रामलीला में होता है। इसका मतलब रामलीला होती थी लेकिन पर्दे नहीं गिराए जाते थे, इसलिए आज भी उन पर्दों को यवनिका कहा जाता है। यवनों ने सिखाया हमें। किसने सिखाया? काली मिर्च को यवन प्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिर्च पसंद, हाँ, काली मिर्च यवन प्रिया, और जो पर्दे हैं उनको बोलते हैं यवनिका। समझ में आ गया? ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूं मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में, यानी सोशल कंडीशंस ऑफ मौर्य एज। तो मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेखों से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखने, वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखना राजा का प्रमुख कर्तव्यों में से एक माना है। कौटिल्य कहता है कि राजा के प्रमुख कर्तव्यों से एक बड़ा कर्तव्य यह है कि वो वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखे। कौटिल्य ने चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया है। समाज में ब्राह्मणों का विशिष्ट स्थान था। राजा के पुरोहित, न्यायाधीश आदि अधिकांश इसी वर्ग में नियुक्त किए जाते थे। शिक्षकों, आचार्यों को राज्य द्वारा करमुक्त ब्रह्मदेव भूमि दान में दी जाती थी। तो ब्रह्मदेव भूमि को याद रखना आपने। शिक्षकों को, आचार्यों को राज्य के द्वारा करमुक्त ब्रह्मदेव भूमि दान में दी जाती थी। कौटिल्य ने शूद्र के कार्य में शिल्प कर्म और सेवावृत्ति के साथ वार्ता, वार्ता मतलब कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को भी शामिल किया है। कौटिल्य ने शूद्र के कार्यों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसे क्या क्या करना है। उसे शिल्प कर्म करने हैं, उसे सेवावृत्ति करनी है और उसे वार्ता करनी है। वार्ता मतलब एक शब्द सुना भी होगा आपने, वार्ता शस्त्रोपजीवी। तो उसमें वार्ता का क्या अर्थ है, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो वार्ता का मतलब है कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। वार्ता के अंदर क्या क्या आता है? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है और उन्हें मलेच्छों से भिन्न बताया गया है। कौटिल्य ने अनेक वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है तथा चांडाल के अतिरिक्त सभी को शूद्र माना है। चांडाल के अतिरिक्त सभी को शूद्र माना है। इतना समझ में आ गया?
संभवतः कौटिल्य के वर्ण संबंधी कर्तव्यों के उल्लेख को सही तरीके से ना समझ पाने के कारण मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 7 जातियों का उल्लेख किया। ये गलत करता है उल्लेख मेगस्थनीज। एक तो मेगस्थनीज कहता है भारत लेखन कला से अनभिज्ञ है, भारतीय, जबकि नियार्कस कहता है भारतीय कपड़े पर लेखन कार्य करते हैं। मेगस्थनीज कहता है कि लिखना जानते ही नहीं है, ये गलत है। दूसरा, मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में 7 जातियां बताई हैं, और वो जातियां क्यों है उसे भ्रम हो गया। दरअसल उसने जो देखा उसके हिसाब से उसने कहा दार्शनिक, पहली जाति क्या है, फिलोसोफर। दूसरा उसने बोला कृषक। तीसरा उसने बोला योद्धा यानी क्षत्रिय। चौथा उसने बोला पशुपालक। पांचवा उसने बोला कारीगर। छठा उसने बोला निरीक्षक। सातवां उसने बोला सभासद यानी मंत्री। तो 7 जातियां बताई, ये उल्लेख काम के हिसाब से बता दिया, ठीक है। मेगस्थनीज के अनुसार पहली जाति दार्शनिकों की और अंतिम जाति मंत्रियों यानी सभासद की थी। संख्या में सर्वाधिक कृषक थे, फिर उसके बाद योद्धा थे। उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकता था और ना ही व्यवसाय परिवर्तन कर सकता था। केवल ब्राह्मणों को ही अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ऐसा कार्य करने की छूट थी। मेगस्थनीज के अनुसार प्राचीन भारत में दासता नहीं थी। फिर कहता मेगस्थनीज गलत उल्लेख कर देता कि भारत में दास प्रथा नहीं है, जबकि दास प्रथा है। जब अगर कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख कर रहा है तो फिर पूछा गया भाई मेगस्थनीज ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि मेगस्थनीज के देश में दासों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था और यहां पर दासों के साथ बुरा व्यवहार नहीं होता था, है ना। अच्छा, उसके अनुसार यद्यपि दार्शनिक संख्या में कम थे तथापि सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। दार्शनिकों में 2 श्रेणियां थी, एक ब्राह्मण थे और एक श्रमण थे। श्रमण भी 2 प्रकार के थे, एक जो वन में रहते थे, दूसरे जो आयुर्वेद में कुशल थे, जिन्हें समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त था। अशोक के अभिलेखों में भी विभिन्न वर्णों का उल्लेख मिलता है, परंतु उसके अभिलेखों में कहीं भी क्षत्रियों का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका अशोक के अभिलेखों में कहीं भी क्षत्रिय का उल्लेख नहीं मिलता है। स्मृति काल की अपेक्षा मौर्य काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। समाज में स्मृतियों में उल्लिखित विवाहों के 8 प्रकार प्रचलित थे। मेगस्थनीज ने आर्ष विवाह का तथा नियार्कस ने स्वयंवर विवाह का उल्लेख किया है। 8 प्रकार के विवाह पढ़े थे आपने, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, देव विवाह पढ़ा था, है ना, असुर विवाह, पैशाच विवाह और गंधर्व विवाह, ये पढ़े थे। तो उसमें से मैंने कहा आर्ष विवाह का उल्लेख कौन करता है? मेगस्थनीज करता है। और स्वयंवर का उल्लेख कौन करता है? नियार्कस करता है। स्वयंवर का मतलब होता है अगर वर का चयन कोई महिला, कोई बालिका अपने वर का चयन स्वयं कर रही है ना, तो उसको बोलते हैं स्वयंवर। क्या बोलते हैं? कौटिल्य ने कुछ परिस्थितियों में पति पत्नी के संबंध विच्छेद का भी उल्लेख किया है। भाई, पति पत्नी के संबंध विच्छेद का भी उल्लेख किया है। संबंध विच्छेद मतलब डिवोर्स। संबंध विच्छेद मतलब या तो पति द्वारा पत्नी को परित्याग कर दिया गया तो फिर बोलते हैं परित्यक्ता। क्या बोला जाता है उसको? बालिका को परित्यक्ता। अगर पति ने क्या कर दिया, या फिर पत्नी ने पति को त्याग दिया तो परित्यक्त। क्या बोलेंगे? समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु बहुविवाह, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा और विधवा विवाह प्रचलित था। नियोग प्रथा जो है वो आप देखते होंगे, मतलब सिलसिला पिक्चर देखी होगी आपने। बड़े भाई के मरने पर छोटे भाई को अपनी भाभी के साथ विवाह करना, या किसी स्त्री द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाना, ये क्या किस में आता था? नियोग प्रथा में आता था। ठीक है। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय भोग के लिए और अधिक संतान प्राप्ति के लिए अनेक स्त्रियों से विवाह करते थे। अधिक संतान प्राप्ति के लिए अनेक स्त्रियों से विवाह करते थे। अर्थशास्त्र में महिलाओं के लिए असूर्य पश्या मतलब, इसका मतलब जो सूर्य न देखती हो। इसका मतलब वो अपने निवास में ही रहती है, सूर्य के भी दर्शन नहीं होते हैं। तो अर्थशास्त्र में महिलाओं के लिए असूर्य पश्या, अनिष्कासनी यानी जो बाहर नहीं निकलती है, तथा अवरोधन जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसे पर्दा प्रथा के प्रचलित होने का आभास होता है। दरअसल ये असूर्य पश्या, निष्कासनी और अवरोधन जैसे शब्द जिन स्त्रियों के लिए प्रयोग किए गए वो बहुत बड़े रॉयल फैमिली की जो स्त्रियां उनके लिए प्रयोग किए गए। और जो महलों में रहने वाली स्त्रियां होती हैं वो अनिष्कासनी भी होती हैं, बाहर जल्दी से नहीं निकलती थी। असूर्य पश्या मतलब सूर्य का दर्शन नहीं करती थी, और क्या अवरोधन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। राजा की महिला अंगरक्षिकाएं भी होती थी जिन्हें सम्रांगणी कहते थे।
कहीं कहीं पर सम्रानुरागिनी कहा गया है, कहीं कहीं पर सम्रांगणी कहा गया है। क्या कहा गया है? सम्रांगणी की संज्ञा दी गई है। समाज में वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। स्वतंत्र रूप से जो वैश्यावृत्ति करती थी उन्हें रूपजीवा बोला जाता था। रूपजीवा। अर्थशास्त्र में गणिकाओं का उल्लेख है जो विभिन्न ललित कलाओं, नृत्यम, संगीत आदि में प्रवीण होती थी। इनकी देखरेख गणिकाध्यक्ष नामक अधिकारी के द्वारा होता था। गणिकाएं गुप्तचरी का कार्य भी करती थी। गणिकाएं मतलब प्रोस्टिट्यूट्स एक तरह से, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र रूप से जो वैश्यावृत्ति कर रही है उसको क्या बोल रहे हैं? रूपजीवा। अगला, स्त्री अपने पति के अत्याचारों के विरुद्ध न्यायालय में भी शरण ले सकती थी। स्त्री हत्या को ब्रह्म हत्या जैसा भयंकर अपराध माना जाता था। स्त्री हत्या को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा अपराध माना जाता था, भयंकर अपराध माना जाता था। समाज में विभिन्न प्रकार के खान पान प्रचलित थे। मेगस्थनीज भारतीयों के भोजन करने की पद्धति का जिक्र करता है। मदिरा पान को एक दुर्व्यसन माना जाता था। मदिरा पान को एक दुर्व्यसन माना जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय मदिरा पान यज्ञ के अवसर पर करते थे। किसके अवसर पर? यज्ञ के अवसर पर करते थे। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा भी मौजूद थी। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अशोक के अभिलेखों में युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्तियों को बंजर भूमि साफ करने के कार्य में नियोजित करने का उल्लेख किया गया है। इसमें बंजर भूमि साफ करने में के कार्य में नियोजित करने का उल्लेख किया गया है। लेकिन मेगस्थनीज दास प्रथा प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार चूंकि भारतीय दास नहीं रखते थे अतः उन्हें अधिक संतान की आवश्यकता होती थी। वो कहते दास प्रथा नहीं थी, जबकि दास प्रथा थी। समझ में आ गया? इसके बाद में बता रहा हूं मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति। देखो अभी आपको नॉर्मल सा लग रहा होगा आपको, लेकिन जब मेंस आप दोगे ना तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी कि सामाजिक स्थिति, आर्थिक, यही पूछा जाता है मेंस में। क्या पूछा जाता है? सामाजिक, आर्थिक। अब है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मौर्य एज। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख तत्व जो था वो कृषि, पशुपालन, शिल्प उद्योग और व्यापार वाणिज्य था, जिसमें कृषि सर्वप्रमुख थी। राजा वृत्ति के इन साधनों को सम्मिलित रूप से वार्ता की संज्ञा दी गई थी। मौर्य काल को राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का काल माना जाता है। कृषि और पशुपालन बता रहा हूं मैं मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति में। तो मौर्य युग में कृषि अधिकांश जनता के जीवन का आधार थी। कौटिल्य ने एक अच्छे राष्ट्र की विशेषता में कहा है कि वहां कृषि योग्य भूमि हो और वह अदेव मात्रक अर्थात बिना वर्षा के भी जिस पर अच्छी खेती हो सके। यहां से पता नहीं कितनी बार ये उत्तराखंड पीसीएस वालों ने भी क्वेश्चन पूछा कि जिस भूमि पर बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी उसे क्या कहते थे मौर्य काल में? आंसर अदेव मात्रक। और उत्तर प्रदेश वालों ने पलटकर पूछा कि जिस भूमि पर सिंचाई के द्वारा कृषि होती थी उसको क्या बोलते थे? उसको भी अदेव मात्रक, क्योंकि बिना वर्षा के अच्छी खेती नहीं हो सकती। इसका मतलब वहां पर क्या है? नहरों से सिंचाई हो रही है या सिंचाई के अन्य साधनों से सिंचाई हो रही है, तभी अच्छी खेती हो सकती है। तो ऐसी खेती, ऐसे खेत को क्या बोलते थे? अदेव मात्रक। मेगस्थनीज के अनुसार कृषक जो सर्वाधिक संख्या में थे अन्य सभी कार्यों से मुक्त रहते हुए अपना सारा समय खेती में लगाते थे। युद्ध के समय में भी सैनिकों को कृषि को क्षति न पहुंचाने का सख्त आदेश रहता था। क्या अब देखो ना कितना अंतर है। हमारे यहाँ ये बोला गया था कि भाई युद्ध हो रहा हो, खेत नहीं बर्बाद करना है किसी का। क्या नहीं करना है? ना तो कृषक को आपने मारना है और ना ही उसका खेत बर्बाद करना है। लेकिन जब इधर से आया कौन? ये जो आक्रांता थे चंगेज खान, उसने तो बताया जाता है क्या किसान, क्या स्त्री, क्या महिला, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या फसलें, क्या नगर, सब आग लगाई उसने। क्या किया? फसलों पर आग लगा दी। यानी जब चंगेज खान चलता था तो जिस जगह चलता था तो दहशत हो जाती थी। आज भी क्या बताया जाता है कि सबसे ज्यादा संतानें जो है वो चंगेज खान की है। किसकी? चंगेज खान की। यानी 10 में से हर जगह पर जो एशिया वाला जो पार्ट है उसमें 10 में से 3 लोग चंगेज खान के वंशज, 3 या 4। समझ में आया? तो युद्ध के समय भी सैनिकों को कृषि को क्षति न पहुंचाने का सख्त आदेश रहता था। राज्य कृषि को कितनी महत्ता देता था इस बात से भी स्पष्ट होता है कि कृषि को क्षति पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों को नष्ट करने के लिए राज्य द्वारा शिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जो फसलों को बर्बाद करने वाले कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी होते थे उनको भी मारने के लिए क्या किया जाता था? शिकारियों की नियुक्ति की जाती थी।
भूमि उपजाऊ थी, वर्षा भी समय पर हो जाया करती थी। जैसा कि मेगास्थनीज ने विवरण से स्पष्ट होता है कि यहाँ वर्ष में 2 बार वर्षा होती है। तथापि राज्य सिंचाई का भी प्रबंध करता था, जिसे सेतुबंध कहा गया है। तो सिंचाई का प्रबंध, सेतुबंध शब्द को याद करना आपने, किसको? अर्थशास्त्र में सिंचाई के साधन के रूप में नदी, तड़ाग, कूप, बैलों द्वारा खींचे जाने वाले रहट या चरस द्वारा कुएं से पानी निकालकर, बांध बनाकर, नहरों से वायु द्वारा चलित चक्की आदि से सिंचाई करने का उल्लेख मिलता है। तो सबसे बड़ी चीज यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, रहट किसका? सुनकर रहट की आवाजें यूं लगे कहीं सहनाई बजे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा। सुने हैं गाने मनोज कुमार जी का? तो रहट तब भी चलता था और बहुत लंबे समय, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ मनोज कुमार जी की पिक्चर को, पूरब और पश्चिम है, कौन सी पिक्चर है? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। अरे भाई मनोज कुमार की पिक्चर है एक, उसमें गाना है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो मैं ये बता रहा हूं कि रहट अभी अगर आप 1960-70 तक के भी दशक में देखेंगे तो रहट चलता था, 80 में भी चलता था। अब उनकी जगह ट्यूबवेल ने ले ली है। रहट की जगह किसने ले ली है? बोरिंग ने। सुनते होंगे आपकी बोरिंग में फंस गए बच्चे, नीचे गिर गए, है ना? उपकार पिक्चर में है। तो बहुत पुरानी पिक्चर नहीं है वो। इसका मतलब इस देश में रहट चल रहे थे उस समय तक, तभी तो रहट की आवाजें आया शब्द। तो मैंने कहा बैलों द्वारा खींचे जाने वाले रहट और चरस द्वारा कुएं से पानी निकालकर, बांध बनाकर, नहरों से वायु द्वारा चलित चक्की आदि से सिंचाई करने का उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के समय उज्जयंत पर्वत पर एक झील बनवाने, झील का नाम है सुदर्शन झील। किस पर्वत पर थी? उज्जयंत पर्वत पर थी। सुदर्शन झील के बारे में बहुत लंबे समय से क्वेश्चन पूछ रहा हो। अब ऐसा पूछ सकता है किस पर्वत पर थी वो झील, सुदर्शन झील? आंसर उज्जयंत पर्वत पर सुदर्शन झील, और अशोक के समय उससे नहर निकलवाने का उल्लेख करता है। कौन? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये पहला अभिलेख ऐसा है पाया गया जो संस्कृत भाषा में लिखा है, जिसको शक शासक रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए खाद का भी प्रयोग किया जाता था। कौटिल्य ने घी, शहद, चर्बी, मछलियों का चूर्ण, गोबर, राख आदि को खाद के रूप में प्रयोग करने का उल्लेख किया है। आप आज भी सुनते होंगे कि कई लोग बताते हैं, मतलब किसानी छोड़ दी लोगों ने, पर वो पैटर्न चले आ रहे हैं। जैसे आप बोलोगे कि भाई हमारे ना कटहल नहीं लग रहे, तो बोलेंगे इसकी जड़ पर इसको दबा दो, क्या कर दो? अंगूर नहीं लग रहे कि हमारी बेल पे, वो बोलेंगे मछली दबा दो उसकी जड़ पे, क्या कर दो? इसका मतलब खाद के रूप में पहले ऐसा प्रयोग होता था। मछली का चूर्ण, क्या चीज? हाँ। और ये भी ध्यान रखना, कौटिल्य ने घी, शहद, चर्बी, मछली का चूर्ण, गोबर, राख, आज भी जब तर्पण देते हैं तो तर्पण में जो पितरों को तर्पण दिए जाते हैं ना, भाई श्राद्ध पक्ष चलता है इस देश में, तो श्राद्ध पक्ष में तर्पण देते हैं। तर्पण में क्या देते हैं? अपने पूर्वजों को घी देते हैं, शहद देते हैं, दूध देते हैं। क्या देते हैं? दूध देते हैं, जौ देते हैं। उसके बाद जो पंडित जी होते हैं वो ये बोलते हैं कि इस थाली को जो आपने तर्पण दे दिया, इसको आप किसी पेड़ की जड़ पे क्या करके आओ? डाल के आओ। तो अब अगर भारत में माना 70-80 करोड़ हिंदू रहते हैं और उसमें से अगर 10 करोड़ हिंदू भी क्या करते हैं? तर्पण देते हैं माना, तो 10 करोड़ जो तर्पण हुए उसका घी, शहद, जो भी चीज वो जारी कहां जा रही है? किसी ना किसी वृक्ष के। ये समझ में आ गया? आपको अब कीट पतंगे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आप केमिकल यूज करने लगे। अब आप लाइजोल का पोछा मार रहे हो, आप क्या कर रहे हो? फिनाइल का पोछा मार रहे हो। ले दे के वो कहां जा रहा है? पेड़, मतलब जमीन में जा रहा है। वो पतंगे दिख ही नहीं रहे। वो जो चींटियों के पर निकल आते हैं, हमने देखी है चींटियां उड़ते हुए, लेकिन अब नहीं निकल रही है। इसका मतलब आपने भूमि को इतना पॉइजनस कर दिया है, कीट रहित कर दिया आपने। और ध्यान रखना कि ये चीज अच्छी नहीं है। अगर कीट पतंगे मरते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है क्या हो? वो पॉलन ग्रेन्स जो इधर से उधर ले जाने वाले जो कीट हैं वो भी मर जाएंगे। और जब वो हो जाएंगे तो फिर पॉलन ग्रेन्स अगर इधर से उधर नहीं जाएंगे तो जो फूल होता है पौधे का वो निषेचित नहीं होगा। निषेचित नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? उसमें फल और फूल नहीं लगेंगे। क्या नहीं लगेंगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो आप इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कर रहे हो, पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न कर रहे हो, बहुत ज्यादा साफ सफाई के चक्कर में। पहले लोगों ने खाली क्या किया?
पानी से, गोबर से, गौमूत्र से, इसे धुलते थे वो लोग। चलो जी आगे। और ध्यान रखना, किसी गौशाला के बगल में एक बीज डाल के देख दो आप, एक बेल लगा लो कोई, और उसके बाद अनलिमिटेड क्या प्रोडक्शन, मतलब जो उत्पादन होगा वो इतना ज्यादा होगा कि पूछो मत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गौमूत्र और गोबर में इतनी शक्ति है कि तोरी की बेल जब आप लगाओगे तो खाते खाते परेशान हो जाओगे, इतनी तोरियां लगेंगी। पता है? नहीं पता? पहाड़ में आज भी जो पकोड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो करेले होते हैं, मीठे करेले, वो हमेशा गौशाला के पास लगाए जाते हैं। अब कुछ अपने आप हो जाते हैं, पिछले साल के जो बीज पड़े रहते हैं। तो गौशाला के अगल बगल सबसे अच्छा होता है, ये पता है? और अगर बकरियां हो वहां तो उत्पादन 4 गुना 5 गुना हो जाता है। गाय से भी ज्यादा जो पौष्टिक, वो जो मतलब पौधे के लिए जो खाद है, वो क्या है? बकरी की जो है ना। अगला, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए खाद का भी प्रयोग किया जाता है, ये बता दिया मैंने। इस काल में अनेक प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने जुती हुई भूमि को कृष्ट भूमि का है, बिना जुती हुई भूमि को अकृष्ट का है, और उच्च भूमि को स्थल का है। उच्च भूमि को जुती हुई भूमि कृष्ट, बिना जुती हुई भूमि अकृष्ट, और उच्च भूमि जो है स्थल, आदि अनेक प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार स्वामित्व के अनुसार भी 2 प्रकार की भूमि, जैसे क्षेत्रक यानी भूस्वामी, और उपवास यानी काश्तकार का आभास कौटिल्य के उल्लेखों से होता है। काश्तकार को क्या कहा गया है? किसान को क्या कहा गया है? उपवास। भूस्वामी को क्या कहा गया है? क्षेत्रक, क्योंकि खेत जो है वो क्षेत्र से बना है। किससे बना है? तत्सम तद्भव जब आप पढ़ते हो तो उसका शुद्ध रूप जो है वो क्या? क्षेत्र। तो क्षेत्रक मतलब भूस्वामी, क्षेत्रक मतलब। यूनानी लेखकों के अनुसार सारी भूमि राजा की होती थी। अनेक साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि राज्य की भूमि के अतिरिक्त गृहपतियों या अन्य कृषकों की अपनी निजी भूमि भी होती थी। राज्य की भूमि पर खेती सीताध्यक्ष की देखरेख में होती थी, तथा निजी भूमि के संदर्भ में नियामक अधिकारी समाहर्ता, स्थानिक एवं गोप होते थे। कृषि संबंधी प्रमुख उपजों में कौटिल्य गेहूं, जौ, चना, चावल, गन्ना, सरसों, आलू आदि का उल्लेख करता है। कौटिल्य ने किस किस का उल्लेख किया? गेहूं का, जौ, चना, चावल, गन्ना, सरसों, आलू। चावल में भी ब्रीही और कोदो या कोद्रव का उल्लेख किया है। किसका? 2 प्रकार के चावल होते हैं भाई। अगर आप पहाड़ में रहे हो तो तलाऊ भूमि होती है, उपराऊ भूमि होती है, कंटील होती है ना। तलाऊ भूमि मतलब नीचे की जो भूमि होगी वहां कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था होगी। तलाऊ ऐसे नीचे का होता है, तो वहां पर जैसे धारा है, धारे के अगल बगल अगर सिंचाई की व्यवस्था है, नहर की व्यवस्था है, पानी की सिंचाई हो रही है, तो वहां पर रोपनी लगेगी। क्या लगेगी? रोपनी समझते हो? रुपाई। पहले एक खेत में धान बोया जाएगा, फिर वहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कुछ समय बाद बरसात के टाइम पर क्या करते हैं? उसको लगाते हैं। तो रोपनी वाला जो होता है वो अलग होता है। एक होता है उखड़ का, मतलब बो दिया, भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, बारिश आएगी तो वो क्या होगा? अपने आप होगा। तो ब्रीही और शाली, ये 2 प्रकार के चावलों का प्रयोग इसमें किया गया है, वेदों में भी है। कौन कौन से? ब्रीही और शाली। समझ में आ गया? तो एक हो गया कौन सा? रुपाई वाला, और एक हो गया उखड़ का। उखड़ मतलब जिसको मतलब लगा दिया वह हो गया, अपने आप होगा वो। आया समझ में? की है, खेती की है, पौधा देखा है, गेहूं धान पहचान लोगे गेहूं और धान को? मुझे नहीं लगता आप में से कोई पहचान पाए। पहचान लोगे? हाँ जी, अच्छा तुमने रोपणी की है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि अब ये आखिरी पीढ़ी है इस क्षेत्र की जो जिन्होंने रुपाई की होगी। अब अगली पीढ़ी वो नहीं देख पाएगी। इसलिए तो बड़े बड़े स्कूलों के जो समर कैंप्स लगते हैं वो कहाँ लगते हैं आप जानते हैं? गांव में ले जाते हैं, फिर उन बच्चों को दिखाया जाता है कि ये भैंस है, ये गोबर कर रही है, फिर गोबर उठवाते हैं उनसे, फिर खेती करवाते हैं उनसे। बड़ा अच्छा पैकेज मिलता है। उत्तराखंड में जरूरी नहीं है कि आप पर्यटकों को ही आकर्षित करो एसी वेसी लगाकर। आप अगर आपके अपना गांव है, आपके अगर संबंध है किसी अच्छे स्कूल से, आप बोलिए कि आप अपने समर कैंप कहाँ लगवाइए, हमारे यहाँ आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। बस खाने पीने और जो उनके टॉयलेट्स वॉशरूम्स वगैरह होते हैं उनकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सुरक्षा दूसरी चीज।
आप उनको सिखाइए, आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा उसका। उतना आप अपनी दुकानों में बैठ के साल भर में नहीं कमा पाएंगे जितना कि आप समर कैंप मतलब 1 महीने में कमा लेंगे। तो उसका एक प्रोजेक्ट चलाइए, देखिए गांव गोद लीजिए, जो गांव वीरान हो चुके हैं उनको गोद लीजिए, उनको अच्छा कीजिए, वहां पर इस तरह के प्रोजेक्ट चलाइए, उनको बताइए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। गाय भैंस बकरी हर तरह का पशु पालिए, कुत्ता भी होना चाहिए, बिल्ली भी होनी चाहिए, गाय होनी चाहिए, भैंस होनी चाहिए, बकरियां, भेड़, और क्या क्या होते हैं भाई, और क्या क्या पालते हैं हम? हाँ जी, भैंस बोल दिया मैंने। और फिर उन बच्चों को समझाइए कि ये है, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, तो मैंने कहां तक बताया आपको? यूनानी लेखकों के अनुसार सारी भूमि प्रजा की होती थी। अन्य साक्ष्यों से स्पष्ट है कि राज्य की भूमि के अतिरिक्त गृहपतियों और अन्य कृषकों को अपनी निजी भूमि भी होती थी। राज्य की भूमि पर खेती सीताध्यक्ष की देखरेख में होती थी तथा निजी भूमि के संदर्भ में नियामक अधिकारी जो होते थे समाहर्ता, स्थानिक और गोप होते थे। समाहर्ता, स्थानिक और गोप। कृषि संबंधी प्रमुख उपजों में मैंने बता दिया आपको। इन फसलों में चावल यानी धान का सर्वोत्तम तथा गन्ने की फसल को निकृष्ट फसल कहा गया है। ये अजीब सी बात है। कौटिल्य ने गेहूं, जौ, चना, चावल, गन्ना, सरसों, आलू का उल्लेख तो किया है। उसने कहा चावल जो है वो सर्वोत्तम है और गन्ना जो है निकृष्ट फसल है। फलों में अनार, आम, जामुन, अंगूर, नींबू आदि का उल्लेख किया है। किस किस का? अनार, आम, जामुन, अंगूर, नींबू। अच्छा, इसमें गन्ने को निकृष्ट बता रहा है यार। आज बोल रहे हैं लोग कि चीनी मत खाओ भाई, 3 पॉइजन बता रहे हैं, शुगर, सॉल्ट एंड मैदा, 3 पॉइजन है। इसका मतलब जानता था कौन? कौटिल्य सब कुछ जानता था आने वाले समय में क्या दिक्कत होने वाली है। तो बहुत मीठा खाते हैं भाई हम लोग, भारतीय लोग जो है। किसी देश में जलेबी नहीं बनती है, यहाँ बनती। किसी देश में रसगुल्ला नहीं बनता, यहाँ बनता है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, हाँ केक खाते हैं वो लोग। ब्रेड्स में, केक्स में, मफिन्स में, कप केक हो गए, कुकीज हो गई, फिर ड्रिंक्स हो गई उनकी। हमारे यहाँ पे फिर भी अब कोल्ड ड्रिंक ज्यादा शुरू है, पर पहले वहाँ के लोग तो ये तो हम तो नया भी कर रहे हैं, पुराना भी कर रहे हैं ना, ये गड़बड़ है ना। हम तो जलेबी भी खा रहे हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब खा रहे हैं। अगर शादी में बाद में हमें रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और वो मूंग का हलवा नहीं दिखा तो समझ लो उसने अरबों रुपए खर्च किए शादी में। उस शादी को शादी नहीं मानते हम लोग, है ना। तो गलत धारणा है, कृपया इसको बदलें। चलो जी, मेगस्थनीज के अनुसार वर्ष में 2 बार फसलें और कौटिल्य के अनुसार वर्ष में 3 बार फसलें। कितने? 3 बार फसलें। हेमन यानी रबी, ग्रीष्मक यानी खरीफ, और केदार मतलब जायद उगाई जाती थी। 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। चलो भाई, आपने रोपड़ी लगाई, मुझे बताओ धान किस में आता है? रबी में आता है कि खरीफ में आता है? और ये गेहूं रबी में आता है। और ककड़ी, जायद, सब्जी, सब तरकारी जो भी होंगी वो उसमें आएंगे। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान था। अशोक द्वारा गोपालकों और पशुओं के हित संरक्षण के संदर्भ में ब्रजभूमिक नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था। कौन सा? ब्रजभूमिक नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था। चारागाहों के प्रबंधक के रूप में विविताध्यक्ष नामक अधिकारी कार्य करता था। तो विविताध्यक्ष का कार्य क्या था? चारागाहों का प्रबंधक होता था। मैनेजमेंट चारागाहों का किसके पास था? विविताध्यक्ष के पास। और गोपालकों और पशुओं का हित संरक्षण का कार्य कौन करता था? ब्रजभूमिक। ठीक है। उपजाऊ भूमि और सिंचाई की व्यवस्था होने के बावजूद भी इस समय अकाल यानी दुर्भिक्ष के साक्ष्य उपलब्ध हैं। यानी दुर्भिक्ष पड़ते थे, फेमाइन पड़ते थे, यानी अकाल पड़ते थे। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता है। मेगस्थनीज कहता है भारत में अकाल नहीं पड़ता है। मेगस्थनीज मैंने कई जगह पर गलत बोलता है, अकाल पड़ते थे भाई। कौटिल्य अकाल का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि अकाल के समय राज्य द्वारा जनता को सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। इसका मतलब जैसे आज एफसीआई के गोदाम भरे पड़े हैं, 3-3 साल तक का अनाज, 4 साल तक का अनाज है हमारे पास, वैसे ही राज्य के पास भी क्या होता था? अनाज जमा रहता था कि माना अकाल पड़ गया तब जनता को कहां से खिलाओगे, तो तब यहां से खिलाया जाता था। महास्थान और सोहगोरा अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अकाल के समय राज्य अन्न कोष्ठागार से जनता को अनाज उपलब्ध कराया जाता था। कहां से?
अन्न कोष्ठागार से जनता को अनाज उपलब्ध कराया जाता था। युद्ध की स्थिति हो गई, तब क्या करेंगे, है ना। वैसे स्टेटमेंट मत दे देना कि लोग फिर ब्रेड नहीं है तो फिर लोग फल क्यों नहीं खा रहे हैं, फल खाएं। अरे भैया जब अकाल पड़ता है तो कुछ नहीं मिलता है तब, है ना। इस देश में ऐसे ऐसे अकाल पड़े कि हड्डियां पीस कर खाई गई। जब मर गए लोग, भूख से मर गए, तड़प गए, तो क्या खाना ही नहीं था लोगों के पास, ऐसे अकाल पड़े। चलो जी, शिल्प उद्योग, इसके बाद क्या है, शिल्प उद्योग के बारे में बता देता हूं। मौर्य काल में अनेक प्रकार के शिल्प उद्योग उन्नत अवस्था में थे। मेगस्थनीज शिल्पियों को चौथी जाति मानता है। शिल्पी दो प्रकार के थे, एक वे जो राज्य द्वारा संचालित कारखानों में कार्य करते थे और इन्हें राज्य द्वारा वेतन मिलता था। दूसरे वे शिल्पी होते थे जो स्वतंत्र रहकर शिल्प कार्य करते थे, जिन्हें माह में एक दिन राजा के यहाँ कर के बदले कार्य करना होता था। एक दिन, माह में एक दिन राजा के पास जाकर कर के बदले में कार्य करना होता था, बाकी 29 दिन 30 दिन वो 29 दिन अपना कमाते थे, खाते थे। राज्य शिल्पियों के हित संरक्षण पर विशेष ध्यान देता था। शिल्पियों का अंग क्षति करने पर मृत्युदंड का प्रावधान था। अगर किसी ने किसी शिल्पी का हाथ काट दिया, तोड़ दिया, तो समझ लो मृत्युदंड मिल गया। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट थे। शिल्पियों का सामान चुराने पर 100 पण का अर्थदंड लगता था। कितना? 100 पण का अर्थदंड लगता था। मौर्य काल में उद्योग धंधे काफी विकसित अवस्था में थे। इस काल में वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत अवस्था में था। सूती वस्त्र के लिए काशी, बंग, वत्स, अपरांत और मुद्रा प्रख्यात थी। काशी और पुंड्र के रेशमी यानी कौशेय वस्त्र बनता था। काशी का नाम इसीलिए है काशी। बनारस, वाराणसी, काशी, वाराणसी के बीच में वाराणसी, कौशेय वस्त्र बनने के कारण काशी। काशी विश्वनाथ जी का सुना होगा आपने, मंदिर है ना, ज्योतिर्लिंगों में से एक। तो काशी और पुंड्र, पुंड्र वैसे पड़ गया बंगाल में, पुंड्र कहां पड़ गया? काशी और पुंड्र में रेशमी यानी कौशेय वस्त्र बनता था। कौटिल्य ने चीनपट नाम के चीनी रेशम का उल्लेख किया है। मगध, पुंड्र, सुवर्णकुड्य के विभिन्न वृक्षों के पत्तों तथा छाल से भी कपड़े बनाए जाते थे। अन्य वस्त्रों में दुकुल, चिकना श्वेत वस्त्र और छौम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र का वर्णन मिलता है। एक बार यूपी पीसीएस वालों ने पूछा दुकुल क्या था, तो आंसर था श्वेत एवं चिकना वस्त्र। दुकुल क्या था? श्वेत एवं चिकना वस्त्र। छौम क्या था? एक प्रकार का रेशमी वस्त्र। बंगाल अपने मलमल के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र के अनुसार जो कपड़ा बंगाल देश यानी बंग में बनता था वह श्वेत और चिकना होता था। सुवर्ण कुड्ड का कपड़ा सूर्य के समान रंग वाला और मणि के समान चिकना होता था। इस समय ऊनी कपड़ों का भी निर्माण होता था। अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के कंबलों का उल्लेख मिला है। नेपाल कंबल के लिए विख्यात था। चीन कौशेय संज्ञक रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। विभिन्न शिल्पों को अलग अलग अध्यक्ष होते थे। उद्योग धंधों की संस्थाओं में श्रेणी यानी गिल्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, श्रेणी यानी गिल्ड्स, तथा उसके प्रमुख को श्रेष्ठिन यानी सेठी यानी ज्येष्ठक कहा जाता था। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख हुआ। यहां से क्वेश्चन बना है, जातक ग्रंथों में कितने प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख हुआ है? 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख हुआ है। श्रेणियों के अपने न्यायालय होते थे। श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहलाता था। श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहलाता था। व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल का एक प्रमुख उद्योग था। नवाध्यक्ष नामक पदाधिकारी व्यापारिक जहाजों पर नियंत्रण रखता था। यह उद्योग राज्य के नियंत्रण में होते थे। अर्थशास्त्र में व्यापारियों के संगठन को संभूत, समुत्थान, समव्यवहारिक और विदेशी व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। व्यापारियों के संगठन को संभूत, समुत्थान या समव्यवहारिक और विदेशी व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह की संज्ञा दी जाती थी। तो सार्थवाह से क्वेश्चन बना है। इससे विदेश में जाने वाले जो व्यापारी होते थे तो ग्रुप बनाकर जाते थे, ऐसे अकेले अकेले नहीं जाते थे, ग्रुप बना के जाते थे। सार्थवाह राज्य की तरफ से व्यापार नियत किए गए थे। पौत्वाध्यक्ष नापतोल और बटखरे आदि पर नियंत्रण करता था, जबकि पण्याध्यक्ष व्यापार पर, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था या राजकीय टकसाल का नियंत्रक होता था। टकसाल मतलब मिंट, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया भाई? ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका धातु कर्म। इसके बाद क्या है?
धातुकर्म, खान उद्योग। तो इसमें मौर्य काल में विभिन्न धातुओं की खानें थी। सामान्यतः खान उद्योग राज्य के नियंत्रण में था, परंतु कभी कभी अन्य व्यक्तियों को पट्टा भी दिया जाता था। अकराध्यक्ष नामक अधिकारी खानों का निरीक्षक होता था। धातुओं से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। खनवाध्यक्ष के निरीक्षण में समुद्र से विविध प्रकार के रत्न, सीप, मुक्तामणि आदि निकालने का काम होता था। मेगास्थनीज ने सोने से जड़े हुए तथा बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित वस्त्रों का उल्लेख किया है। मौर्य काल में नमक उद्योग, शराब उद्योग, चमड़ा उद्योग, काष्ठ उद्योग, पत्थर तराशने का उद्योग भी प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र में चर्म उद्योग संबंधी विभिन्न कर्मों का उल्लेख किया गया है। नियार्कस लिखता है कि भारतीय श्वेत रंग के जूते पहनते थे। कैसे? श्वेत रंग के जूते पहनते थे जो बहुत सुंदर होते थे और उनकी एड़ी ऊंची होती थी। इसका मतलब हाई हील्स पहनते थे। क्या पहनते थे? हाथी दांत का उद्योग भी समुन्नत था। एरियन ने लिखा है कि समृद्ध परिवारों द्वारा हाथी दांत के कर्णाभूषण का प्रयोग किया जाता था। अर्थशास्त्र में 6 प्रकार की सुराहों का उल्लेख हुआ है। जो समृद्ध लोग थे वो हाथी दांत से बने हुए कुंडल वुंडल जो भी है, कड़े, चूड़ी और जो कंगा भी हाथी दांत का करते थे। किसका? देखो ना, आदमी के फैशन के लिए हाथी, ना तो हाथी के अंदर है क्या? कुछ भी नहीं। ना उसे खाया जा सकता है। खा सकते हो? किसी ने बोला आपको कि आओ भाई आज हाथी मार रखा हमने, खाने पे आओ? ना खा सकते हैं, ना उसकी कोई चीज काम की। उसके सिर्फ दांत उसके दुश्मन बन गए बेचारे। उसमें भी किसके होते हैं दांत? पुरुष के कि महिला के? मादा के कि नर के? अरे नर के होते हैं। किसके? मादा के नहीं होते दांत। ठीक है, हमेशा नर ही क्या हुआ है। आगे हाजी, बकरा काटा जाता है, बकरी कहाँ काटी जाती है? मुर्गा मारा जाता है, मुर्गी कहाँ मारी जाती है ना? और अगन्या भाई, जो स्त्रियों को मैंने बोला नहीं कि स्त्रियों को मारना मौर्य काल में, स्त्रियों की हत्या करना, मतलब स्त्री को अगर किसी ने मार दिया तो ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप था, है ना? यानी सीधे मृत्युदंड ही है। समझ में आ गया? चलो जी, तो कहां तक पहुंचे हम लोग? श्वेत रंग के जूते पहनते थे। कौन कहता है? नियार्कस कहता है कि श्वेत रंग के जूते पहनते थे भारतीय, जो बहुत ही सुंदर होते थे। उनकी एड़ी ऊंची होती थी। हाथी दांत के उद्योग पर समुन्नत था। एरियन ने लिखा है कि समृद्ध परिवारों द्वारा हाथी दांत के कर्णाभूषण का प्रयोग किया जाता था। अर्थशास्त्र में 6 प्रकार की सुराहों का उल्लेख है। फिर यहां से क्वेश्चन पूछेगा वो, कितने प्रकार की सुराहों का उल्लेख है? 6 प्रकार की सुराहों का उल्लेख है। सुरा मतलब शराब, है ना? और आपको शराब के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बना कि वोदका किससे बनती है? वोदका, वोडका, हाँ जो भी है। हाजी, अरे नहीं भाई, रशियन जो होंगे वो वोडका पिएंगे, जहां ग्रेप्स होंगे वहां वाइन पिएंगे। मतलब वाइन का उत्पादन कहां होगा? जहां ग्रेप्स होंगे। जहां स्कॉटलैंड टाइप जो जगह होंगी वहां स्कॉच बनेगी। जहां पर गन्ना होगा वहां रम बनेगी। जहां पर ग्रेन्स होंगे वहां पर क्या बनेगा? अरे आलू से बनेगा वोदका। हाँ, पोटैटो से बनेगा ना। साथ में जहां ग्रेन्स होंगे वहां पर क्या बनेगा? विस्की बनेगी। अरे ऐसे पता नहीं कितने प्रकार के। फिर जो रेट तय होते हैं वो इस चीज पे तय होते हैं कि ब्लू आइस किस में यूज की जा रही है। आप सुनते होंगे कि 5 लाख की शराब है, 10 लाख की है, उसमें ब्लू आइस यूज करते हैं। ब्लू आइस का मतलब होता है हजारों लाखों साल से जो बर्फ आपके कहा ऊपर अंटार्कटिका में और आर्कटिक में वह है, जिसमें 2 लाख साल से कोई बैक्टीरिया, कोई क्या परजीवी नहीं गया है। सबसे शुद्ध बर्फ, जो सबसे शुद्ध पानी, वो डाला जाता है उसमें। तो फिर उसका रेट कैसा हो जाता है? आइए, और अगर हैंडपंप के पानी से बनाओगे तो सबसे सस्ता वही होगा, है ना? मेन चीज होती है पानी। ठीक है, शराब उद्योग में। चलो जी, तो कौटिल्य ने कुंभकारों का उल्लेख नहीं किया है। मौर्य काल में काली ओबदार मिट्टी के बर्तनों के पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं व्यापार पर। मौर्यकालीन एकात्मक, सुव्यवस्थित, सुदृढ़ प्रशासकीय व्यवस्था में व्यापार वाणिज्य को विकसित होने का अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान थी। कौटिल्य तो स्थलीय मार्ग की अपेक्षा नदी मार्ग से व्यापार को अधिक सुरक्षित मानते थे। इसको वो कहते हैं स्थल मार्ग उतना सुरक्षित नहीं है जितना कि नदी मार्ग है व्यापार के लिए, क्योंकि यह चोर डाकुओं से अपेक्षाकृत मुक्त था। यदि मार्ग में व्यापारियों को नुकसान होता था तो राज्य द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी। क्या की जाती थी? क्षतिपूर्ति की जाती थी।
बाह्य व्यापार स्थलीय तथा समुद्री मार्ग से होता था। पश्चिम एशिया, मिस्र, चीन, श्रीलंका आदि देशों से होता था। एरियन बताता है कि भारतीय व्यापारी मुक्ता बेचने यूनान के बाजारों में जाते थे। मुक्ता मणि जो होती हैं उनको बेचने यूनान के बाजारों में जाते थे। मौर्य शासकों का यूनानियों से मैत्रीपूर्ण संबंध था, जिससे व्यापार भी प्रोत्साहित हुआ। यह व्यापार एक स्थलीय मार्ग जो तक्षशिला से काबुल, बैक्ट्रिया और वहां से पश्चिमी देशों को जाता था से भी होता था। बाह्य व्यापार समुद्री मार्ग से भी होता था। कौटिल्य समुद्री जलमार्ग को संयान पथ कहते हैं। उत्तराखंड पीसेस का क्वेश्चन यहां से पूछा उन्होंने, और नया नया बना था राज्य, नए नए पीसेस के पेपर हो रहे थे इस राज्य में। उस जमाने में पूछ लिया उसने कि कौटिल्य समुद्री जलमार्ग को क्या कहता है? आंसर संयान पथ। इस समय पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ, जिसको भड़ौच भी बोला गया, जिसको यूनानियों ने बेरीगाजा कहा है, भरुकच्छ, भृगुकच्छ, भड़ौच या बेरीगाजा, और सिंधु के मुहाने पर बारबेरिकम और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, ये प्रमुख बंदरगाह है। तो मौर्यकालीन 3 बंदरगाहों के नाम याद रखना है आपने। एक याद रखना भृगुकच्छ, एक याद रखना आपने बारबेरिकम, जो कि सिंधु नदी के मुहाने पर, नदी का मुहाना वहां पर होता है जहां नदी गिरती है, क्योंकि अब वो पाकिस्तान में चला गया, तो वहां पर कभी कौन सा वो था बंदरगाह हमारा? बारबेरिकम। कौन सा? बारबेरिकम। और तीसरा हो गया ताम्रलिप्ति, जो कि बंगाल में पड़ेगा। ठीक है। भारत से मिस्र को सीपी, मोती, हाथी दांत, कछुए, रंग, नील, बहुमूल्य लकड़ी निर्यात होती थी। चीन से रेशम, सीरिया से मदिरा, अंजीर और पश्चिम एशिया से घोड़ा आयात होता था। आयातक चीजों में क्या था? चीन से हम रेशम मंगाते थे, सीरिया से मदिरा और अंजीर। सीरिया से, अब सोचो ना, बिफोर क्राइस्ट में सीरिया मदिरा और अंजीर का वो करता था क्या? मदिरा का उत्पादन करता था। किसका? और अंजीर जो ड्राई फ्रूट्स में आती है, पेट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। सबसे महंगा ड्राई फ्रूट मेरे ख्याल से चिलगोजे के उसके पाइन, ये चीड़ के पेड़ के क्या बोलते हैं भाई, वो जो फल लगता है चीड़ पर, हथौली है, उसके अंदर से जो निकलता है सबसे महंगा वो है, उसके बाद अंजीर है। नहीं आया समझ में? चलो, तो चीन से रेशम, सीरिया से मदिरा, अंजीर और पश्चिम एशिया से घोड़ा आयात होता था। व्यापार वाणिज्य पर शासकीय नियंत्रण विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से था। संस्थाध्यक्ष की अनुमति के बिना पुराना माल ना तो बेचा जा सकता था, ना ही बंधक रखा जा सकता था। माप और तौल का निरीक्षण प्रति चौथे महीने राज्य कर्मचारियों द्वारा किया जाता था। देसी वस्तुओं पर 4% और आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लगता था। कितना? देसी वस्तुओं पर 4% और आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लगता था। मौर्य काल में वार्षिक साहूकारी का व्यवसाय प्रतिष्ठापित था। कौटिल्य के अनुसार रक्षित ऋण पर 15% ब्याज देय था। कितना? 15% ब्याज देय था। प्रतिभूति रहित ऋण के लिए जातिगत आधार पर ब्याज दर भिन्न भिन्न थी। कौटिल्य चक्रवृद्धि ब्याज के विरुद्ध था। इस समय ऋण के अनेक प्रकार थे। ये बड़ी बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज के विरुद्ध था। कौन? कौटिल्य। कौटिल्य बोलता था सिंपल इंटरेस्ट लगाओ। अब उस जमाने में मैं नहीं जानता कि PRT/100 फॉर्मूला था कि नहीं था, A=P1 + R/100 फॉर्मूला था कि नहीं था, पर 2 तरह के ब्याज हमेशा रहे। कौन कौन से? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बैंक जब आपसे लेता है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 लाख रुपए जमा कर दो, 3,000 रुपए मिलेंगे साल भर में, 4,000, ज्यादा 5,000। लेकिन जब आपको देगा वो क्या लोन, तो वो क्या लगाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज लगाएगा। जिस हिसाब से आप देते रहोगे उस हिसाब से क्या कम होता रहेगा वो। तो ये भी बड़ी समस्या है। तो इस पर क्या करो, एक प्रश्न उठाओ कि भाई जब आप देते हो हमें, तब आप सिंपल इंटरेस्ट देते हो, जब आप हमें देते हैं ना, हम आपसे लेते हैं, तब आप चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा क्यों? कभी पूछना बैंक में जाके, तो क्या होगा? आपको बाहर कर दिया जाएगा, है ना। तो भाई इस समय ऋण के अनेक प्रकार थे। काल वृद्धि ऋण, यानी समय बीतने पर ब्याज में वृद्धि होती थी, काल वृद्धि ऋण। दूसरा होता था कारित ऋण, यानी प्रचलित ब्याज दर से अधिक पर, प्रचलित ब्याज दर से अधिक पर, उसको बोलते थे कारित ऋण। और तीसरा हो गया कायिक ऋण, यानी ब्याज शरीर से चुकाया जाता था। किससे? ब्याज जो है वो शरीर से चुकाया जाता था। ऐसे ऋण को क्या बोलते हैं? कायित ऋण, कायिक ऋण। काया से बना है, काया मतलब शरीर, कायिक ऋण। तो काल वृद्धि ऋण, कारित ऋण और कायिक ऋण, ये 3 प्रकार के ऋणों का बताया गया मौर्य काल में। इस प्रकार के थे। अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति यानी रिलीजियस कंडीशंस ऑफ मॉडर्न एज, और
मौर्य कला के बारे में बताऊंगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और ये ध्यान रखना कि यूपीएससी अब जो क्वेश्चन पूछती है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से स्पेशल क्वेश्चन पूछती है, इसलिए इस वाले को मिस मत करना। कौन सा? आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले। ठीक है।